कुएं के अंदर कोई बोरी जैसी चीज़ पड़ी हुई है और ऐसी बोरी जो फूली हुई है और टाइट है। तो लोगों को लगा कि यार ये बोरी में ऐसी क्या चीज़ होगी कि इतनी तेज़ बदबू आ रही है। क्या किसी ने कोई जानवर की लाश इसके अंदर डाल दी। खासकर महिलाएं जो पानी भरने के लिए गई थी वो बेचैन हुई। तो किसी ने सुझाव दिया कि चलो इस कुएं में तो कुछ गड़बड़ लग रही है, दूसरे वाले कुएं में एक बार चेक कर लेते हैं, वहाँ से पानी निकाल लेते हैं आज। तो महिलाएं फिर दूसरे कुएं में पहुंची जो थोड़ी ही दूर पर था। वहाँ पर जब पहुंची तो वहाँ भी महिलाओं को वैसा ही एक्सपीरियंस हुआ, बदबू भी आ रही थी। और वहाँ भी जब महिलाओं ने झांक कर देखा तो कुएं के अंदर कोई बोरी पड़ी थी। अब महिलाएं परेशान हो गई। उसके बाद गांव के पुरुषों को, दूसरे तमाम लोगों को इन दोनों बोरियों के बारे में जानकारी मिली। अब ये अपने आप में एक बड़ी ही रहस्यमयी और दुखद बात थी कि गांव के कुओं को किसी ने पॉल्यूट कर दिया था, प्रदूषित कर दिया था और बोरियों में लाश भर के फेंक दी थी। अभी तक ये नहीं पता था कि ये लाशें जानवर की हैं, इंसान की है, क्या मामला है नहीं पता था। तो पुलिस को भी इत्तला दी गई और साथ ही इन बोरियों को बाहर निकालने के जतन शुरू किए गए। लोकल जो पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन का नाम है अमलेश्वर। अमलेश्वर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने इन बोरियों को एक एक कर कुछ बचाव कर्मियों की मदद से खींचकर बाहर निकाला। बोरियों से बड़ी तेज़ बदबू आ रही थी और इतनी तीखी तेज़ बदबू कि वहाँ पर रुकना मुश्किल हो रहा था। लेकिन पुलिस का काम बहुत चुनौतीपूर्ण, मुश्किल भरा होता है, आप सबको पता है। पुलिस ने इन बोरियों को खोला और खोलने के बाद वहाँ जो मंजर लोगों के सामने था वो रोंगटे खड़े करने वाला था। अब तक तो लोग यही समझ रहे थे कि शायद किसी की शरारत है, किसी ने कोई जानवर की लाश शायद कुएं के अंदर डाल दी है। लेकिन बोरियों के अंदर से एक एक करके दो इंसानों की लाश बाहर निकली। इसमें एक लाश एक महिला की थी जो काफ़ी ख़राब हो गई थी और दूसरी लाश एक 7-8 साल के लड़के की थी, बच्चे की थी, और उस लाश की हालत भी काफ़ी ख़राब थी। इन दोनों लाशों को देखकर एक बात तो क्लियर थी कि ये केस जो है, दोनों अलग अलग कुओं का जो केस है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और दोनों लाशें तकरीबन एक ही समय में फेंकी गई होंगी, क्योंकि अलग अलग वक्त पे कोई आकर अलग अलग कत्ल के मामले में कोई लाशें आकर फेंक जाएगा, ऐसा आमतौर पर होने की संभावना कम थी। तो क्या ये महिला और ये जो बच्चा, दो लोगों की लाशें मिली थी, क्या ये कोई माँ बेटे थे, कौन थे और ये लाशें किसकी थी, ये एक बड़ा सवाल जो है अब पूरे खमरिया इलाके में, गांव में, अमलेश्वर के इलाके में सबके ज़ुबान पर था। आसपास के लोगों ने मरने वाले इन दोनों लोगों को, मतलब महिला को और बच्चे को, वो नहीं पहचान पाए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो नहीं पहचानते हैं, ये कहाँ की रहने वाली हैं, कौन लोग हैं। अब पुलिस ने छानबीन शुरू की, जांच शुरू की। ये सीधा सीधा कत्ल का मामला था और डबल मर्डर का मामला था। तो ग्रामीण इलाकों में आप सबको पता है कि लोग एक दूसरे की खबर तो रखते हैं और मजाक से हम लोग ये भी लोगों को कहते सुनते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, गांव के चौराहे पर बैठे होते हैं, हुक्का पी रहे होते हैं, उनको कहते हैं कि ये पुराने ज़माने के सीसीटीवी कैमरे हैं। यानी उनकी नज़र जो है गांव की हर हरकत पर, आने जाने वाले लोगों पर होती है। तो अमलेश्वर की पुलिस है, उसने कुछ लोगों से और ख़ासकर अपने मुखबिरों से पूछताछ की। पूछा कि भाई बताओ, ये बोरियां कौन डाल गया, क्या हो सकता है। तो मुखबिरों के ज़रिए ही पुलिस को ये पता चला कि गांव के दो लड़के, जिनमें एक का नाम है छत्रपाल सिंह सिंगौर और दूसरे का नाम है शुभम सिंह सिंगौर, ये दोनों लड़के एक बोरी लेकर 1-2 दिन पहले बाइक से कहीं जाते हुए तो देखे गए थे। अब क्या पता ये वही बोरी है या नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन ये लोग बोरी लेकर जा रहे थे और कुछ लोगों ने इन दोनों लड़कों को एक कुएं के पास भी देखा था। तो कुछ अलग अलग लोगों से बातचीत हुई, अलग अलग टुकड़ों में इंफॉर्मेशन पुलिस के पास पहुंची। अब पुलिस छत्रपाल सिंह सिंगौर और शुभम सिंह सिंगौर की तलाश शुरू कर चुकी थी। इस बीच पुलिस ने जब उन लाशों को बाहर निकाले जाने के फुटेज देखे, जो तस्वीरें वहाँ लोगों ने क्लिक की थी, पुलिस वालों ने जो वीडियो बनाए थे, उनको जब देखा तो पुलिस ने देखा कि उन तस्वीरों में छत्रपाल और शुभम ये दोनों मौजूद हैं और ये दोनों पुलिस को बता भी रहे हैं कि हाँ, इधर से निकालो, उधर से खींचो, तमाम पब्लिक के बीच में इनकी भी मौजूदगी है। अब पुलिस ये भी देखकर हैरान रह गई कि अगर तो
ये बोरियां इन्हीं लोगों ने डाली हैं, तो क्या इनमें इतनी हिम्मत है या ये इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इनको कोई पकड़ नहीं पाएगा या इनके बारे में कोई जान नहीं पाएगा, ये यहाँ पर मौजूद होकर डेड बॉडीज़ को बाहर निकालने में सारे लोगों के साथ पुलिस की मदद कर रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है क्या? तो पुलिस के मन में ये शक, ये शंका भी अब पैदा हो गई थी। आखिरकार पुलिस ने इन दोनों की तलाश शुरू की और इन दोनों को दबोच लिया, इनको पकड़ लिया। इनको पकड़कर थाने पुलिस लेकर आई। ये दोनों रिश्ते में एक दूसरे के भाई थे, कज़न थे। और जब इनसे पूछताछ हुई तो शुरू में तो इन्होंने इधर उधर की बातें की, झूठी कहानियां सुनाई, लेकिन बाद में इन्होंने मान लिया कि दोनों कुओं में लाशों से भरी हुई बोरियां डालने वाले वही दोनों भाई हैं। अब सवाल ये था कि जिनकी लाशें इन्होंने कुएं में डाली थी वो कौन थी, कौन थे वो लोग, और इनसे उनका क्या लेना देना था? इन्होंने उन दोनों की हत्या क्यों की, बोरी कुएं में क्यों डाली? ये तमाम सवाल अब पुलिस के सामने थे और ये जो दो लड़के थे, अब इनको इन सारे सवालों का जवाब देना था। तो इन सवालों की कहानी जो है वो तकरीबन आज से 7 साल पहले शुरू होती है। आज से तकरीबन 7 साल पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार में एक महिला थी, सुनीता चतुर्वेदी, उनके पति थे और बमुश्किल 4-5 महीने का एक छोटा सा बेटा जो इनकी ज़िंदगी में नया नया आया था, वो था जिसका नाम था काव्यांश। तो छोटा सा परिवार था और सुखी परिवार था, सारे लोग बहुत खुश थे। लेकिन इस परिवार पर अचानक एक बड़ी त्रासदी आई। एक रोज़ सुनीता के जो पति हैं उनकी एकाएक मौत हो गई, अचानक। बिल्कुल यंग एज के थे, कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर बेटा ही मान लीजिए 4-5 महीने का हो तो जाहिर है उनकी शादी भी हाल में ही हुई होगी। और कविता के पति की उम्र उस समय, जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, तकरीबन 30 साल के आसपास रही होगी। लेकिन 30 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक या हार्ट फेल हो जाने से कविता के पति की मृत्यु हो गई। अब कविता पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, गोद में छोटा सा बेटा, पति की मृत्यु। घर परिवार के लोगों ने कविता को संभाला, बहुत हिम्मत सांत्वना दी। कुछ महीने गुजरे, फिर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने कविता से बातचीत की और ये कहा कि बेटी, अब मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी को एक और मौका देना चाहिए, किसी और से शादी करनी चाहिए। इतनी बड़ी तुम्हारी ज़िंदगी है, अभी तुम्हारी क्या उम्र है, मुश्किल से मतलब यही 28-29 साल है, तुम शादी कर लो। लेकिन कविता ने कहा कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी। अब मेरी आगे जो मेरी ज़िंदगी होगी वो मैं अपने बेटे काव्यांश के भरोसे, काव्यांश को देखकर उसी के सहारे मैं काटूंगी। ये एक इमोशनल अटैचमेंट अपने पति के प्रति किसी भी महिला का होता है और मौत के फ़ौरन बाद कोई भी महिला इस तरह से किसी नए रिश्ते में जाने के लिए तैयार नहीं होती है। तो सुनीता के साथ भी कुछ ऐसा ही था। अब वक्त गुजरता रहा, दिन गुजरता रहा, सुनीता काव्यांश के साथ जो है वो ज़िंदगी आगे बढ़ाती रही। क्योंकि बच्चे को बड़ा करना था, पढ़ाना लिखाना था, तो सुनीता ने सोचा कि मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। उसने एक प्राइवेट स्कूल में एक टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली, पढ़ी लिखी थी और काम भी ठीक ठाक होने लगा। हालांकि मुश्किल होती थी अकेले बच्चे को पालना, नौकरी करना, लेकिन फिर भी घर वालों की मदद से दिन गुजर रहा था, काम चल रहा था। लेकिन आज से तकरीबन 2.5 साल पहले सुनीता की ज़िंदगी में एक बहुत मेजर ट्विस्ट आया और ये ट्विस्ट बिल्कुल दबे पांव अनजाने में आया। हुआ ये कि सुनीता के इंस्टाग्राम आईडी पर एक मैसेज किसी नंबर से आया, किसी एक इंस्टाग्राम आईडी से आया और मैसेज करने वाले लड़के ने उसकी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इस वक्त जो पुलिस की गिरफ्त में मौजूद था, छत्रपाल सिंह सिंगौर, वो था। छत्रपाल सिंह सिंगौर भी इंस्टाग्राम पर घूम रहा था, टहल रहा था, इधर उधर लोगों के प्रोफाइल चेक कर रहा था। प्रोफाइल चेक करते हुए उसे सुनीता चतुर्वेदी की प्रोफाइल जंची, वो अट्रैक्टिव लगी, खूबसूरत लगी, तो इसने सुनीता चतुर्वेदी को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी और दोनों में बातचीत शुरू हो गई। इत्तेफाक से आप तो जानते हैं कि सुनीता की ज़िंदगी में भी खालीपन था, उसके पति की मौत हो गई थी, बेटा था अकेला, तो उसे भी किसी पार्टनर की तलाश थी। वक्त के साथ बहुत सारे ज़ख्म भर जाते हैं और नहीं भी भरे तो भी इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है।
तो सुनीता को जब छत्रपाल का मैसेज मिला तो सुनीता को भी छत्रपाल की तस्वीर और प्रोफाइल देखकर बढ़िया लगा। लड़का नौजवान, हसीन, डैशिंग। सुनीता ने उसकी दोस्ती की जो रिक्वेस्ट है उसे कबूल कर ली। इसके बाद दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई और फिर इनकी पहली मुलाकात आज से तकरीबन 2 साल पहले रायपुर में ही महादेव घाट एक जगह है वहाँ पर हुई। सुनीता और छत्रपाल एक दूसरे से मिलने लगे। दोनों को एक दूसरे की आदतें, बातचीत करने का तरीका, अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ अच्छा लगने लगा और दोनों में प्यार हो गया। ये प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ा और इतना परवान चढ़ा कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। दोनों काफ़ी नज़दीक आ गए एक दूसरे के। अब वक्त गुजरता रहा। इस बीच सुनीता ने कई बार छत्रपाल से ये कहा कि देखो, तुमसे तो मैंने कभी कुछ छिपाया नहीं। मैं पहले शादीशुदा थी, अब मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, मैं अकेली हूँ। एक मेरा छोटा सा बेटा है, उसकी उम्र आज की तारीख में यही कोई 6 साल है। तुम जानते हो, उससे मिल चुके हो, काव्यांश। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो और फिर हम तीनों एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। आगे जो भी बच्चे होंगे उन्हें भी हम बहुत खुशी से रखेंगे, पालेंगे। तो छत्रपाल ने इस चीज़ पर हामी भरी और ये रिश्ता जो है वक्त के साथ और प्रगाढ़ और घनिष्ठ होता चला गया। मिलना जुलना और नज़दीक आना, इसका सिलसिला चलता रहा। लेकिन 2 साल के बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा, मिलना जुलना, प्यार मोहब्बत सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब भी शादी की बात होती, छत्रपाल जो है अगले महीने करूँगा, 2 महीने बाद करूँगा, घर वालों से बात कर रहा हूँ, इस तरह की बातें कहकर जो है शादी की बात को वो टाल दिया करता था। एक वक्त ऐसा भी आया जब सुनीता बहुत झुंझलाने लगी और उसको चिढ़ होती थी कि छत्रपाल क्यों इस तरह से बहानेबाजी कर रहा है। अगर वो कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं था तो उसे मेरे इतने करीब आने की ज़रूरत क्या थी। कई बार उसने घुमा फिरा कर ये बातें छत्रपाल से कही भी, लेकिन छत्रपाल ने उसे बहलाने की कोशिश की और हर बार बहलाने में कामयाब रहा, ये कहकर कि वो बहुत प्यार करता है, शादी तो उसी से करेगा, थोड़ी मजबूरियाँ हैं, कुछ पैसे की दिक्कत है, कुछ घर वालों की तरफ से पाबंदी है, थोड़ा वक्त सही हो जाए कर लूँगा शादी। इस तरह की बातें वो छत्रपाल किया करता था। लेकिन अभी 2 महीने पहले सुनीता को तब बहुत जोर का झटका लगा जब उसे पता चला कि छत्रपाल ने तो चुपके से कहीं शादी कर ली है। अब ऐसा कोई भी लड़की या कोई भी महिला जो एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या कोई पुरुष भी मान लीजिए किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो और उसका पार्टनर उसे बताए बगैर धोखे से किसी से शादी कर ले, तो कितना बड़ा झटका या सदमा उसे लग सकता है, आप ये समझ सकते हैं। तो सुनीता को वो झटका लगा। सुनीता के सारे सपने चकनाचूर हो गए। उसको लगा कि यार ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मैं तो घर वालों ने इसको मना कर चुकी थी, ये मेरी ज़िंदगी में आया, मैं प्यार कर बैठी, इतने आगे हम बढ़ गए, अब ये मुझसे पीछा छुड़ा रहा है। बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा कि नहीं, मैं छत्रपाल को छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद उसने छत्रपाल पर दबाव बनाना शुरू किया कि अभी भी वक्त है, तुम्हारी शादी अगर हो भी गई है तो तुम तोड़ दो, अगर नहीं भी हुई है तो रोक दो, लेकिन मुझसे तुमको शादी करनी होगी क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था। और अब वो थोड़ा छत्रपाल को डराने भी लगी कि मैं तुम्हारे घर चली जाऊंगी, या जो भी तुम्हारी होने वाली बीवी है या जिससे तुमने शादी कर ली है, जिसके बारे में मुझे खबर मिली है, मैं उससे जाकर मिलूंगी। इस तरह की बातें जो है ये सुनीता छत्रपाल को बताने लगी, डराने लगी। असल में छत्रपाल ने शादी की तो थी, लेकिन खुफिया तरीके से की थी। सारी बातें वो सुनीता को हूबहू तो बता नहीं सकता था, तो सुनीता को इधर उधर से बातें पता चली थी, बहुत कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन उसे लगता था कि इसकी ज़िंदगी में कोई आ चुका है, इसलिए वो ज़्यादा रिलक्टेंट हो गई थी कि छत्रपाल अब उससे शादी कर ही ले। उसे यह भी लगता था कि अगर शादी हो भी गई है तो वो शादी तोड़कर मुझसे शादी करे, क्योंकि मुझसे उसने वादा किया था, मेरा हक बनता है। लेकिन छत्रपाल जो है उसके दिल में सुनीता के प्रति कोई बहुत ज़्यादा प्यार नहीं था। छत्रपाल का ये जो रिलेशनशिप था, ये प्यार मोहब्बत कम, बल्कि लस्ट जिसे कहते हैं, वासना जिसे कहते हैं, वो ज़्यादा थी। छत्रपाल सुनीता से बचने की कोशिश करता रहा, सुनीता पीछे पड़ी रही। आखिरकार छत्रपाल ने अपने एक चचेरे भाई शुभम सिंह सिंगौर से बात की और दोनों भाइयों ने मिलकर यह तय किया कि वो एक बार सुनीता को बुलाकर ठंडे दिमाग से बिठाकर समझाएंगे कि ये रिलेशनशिप और आगे नहीं बढ़ सकता, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हमें माफ़ करो। छत्रपाल ने कहा कि अगर वो नहीं माने तो क्या करेंगे, अपने भाई से पूछा। बोला तब उसे मार देंगे। और फिर यही प्लानिंग थी, जिसके बाद इन दोनों भाइयों ने मिलकर सुनीता और उसके बेटे
काव्यांश के हत्या की साजिश रची। एक प्लान के तहत 18 जून को छत्रपाल ने अपनी बाइक पर सुनीता चतुर्वेदी और काव्यांश को उनके घर से उठाया और उठाकर वो लेकर आ गए दुर्ग में अपने गांव खमहरिया लेकर आए किसी बहाने से कि चलो वहाँ पर आराम से बैठकर बातचीत करेंगे, जो भी हमारे बीच में डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, शादी करेंगे, चलो। तो ये जो है, चूंकि उससे प्यार करती थी, एक मन में चिढ़ ज़रूर थी, कुढ़न ज़रूर थी, लेकिन उस रिश्ते पर उम्मीद बरकरार थी। तो ये महिला जो है सुनीता, वो छत्रपाल के साथ बाइक में अपने बेटे 8 साल के बेटे काव्यांश को लेकर दुर्ग आ गई, खमरिया गांव में आकर दोनों भाइयों ने मिलकर उसको समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन सुनीता जो है अपनी जिद पर अड़ी रही और इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं थी। बस इतनी सी बात थी। दोनों भाइयों ने मिलकर सुनीता का पहले गला घोंटा और फिर काव्यांश का गला घोंटा, दोनों की हत्या की। हत्या करने के बाद लाश बोरी में भरी और बोरी को 2 अलग अलग कुओं में जाकर डिस्पोज ऑफ कर दिया, ये सोचकर कि ग्रामीण इलाके में हत्या की है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पहचानने वाला नहीं है, इन लोगों को कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया, हम तो कभी नहीं पकड़े जाएंगे। उन्हें पूरा यकीन था नहीं पकड़े जाएंगे। और 2 हत्याएं करके वो बिंदास न सिर्फ जी रहे थे, बल्कि जब इन हत्याओं का खुलासा हुआ, हत्या का तो नहीं, लाशों का जब खुलासा हुआ, लाशें जब कुएं से निकाली जा रही थी, तब दोनों तमाशबीन बनकर उस भीड़ का भी हिस्सा थे। लेकिन तफ्तीश आगे बढ़ी और धीरे धीरे पुलिस ने इस मामले को सॉल्व कर लिया। तो ये कहानी यहीं तक। इस कहानी पर आपका नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।